हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर सीवी रमन। तो सर सीवी रमन ने क्या करा था? सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था उनके किस वर्क के लिए? ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें रेडियो एक्टिविटी के लिए, क्रायोजेनिक के लिए, या सोनोमीटर के लिए, या लाइट स्कैटरिंग के लिए, तो लाइट स्कैटरिंग के लिए यानी कि प्रकाश के विकिरण के लिए इनको मिला था कि जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, कई कलर में क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, विबग्योर, जिसमें रेड लाइट जो सबसे कम स्कैटर होती है, उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और फिर वॉयलेट। यानी कि सबसे ज्यादा जो स्कैटर होते हैं वो आपका वॉयलेट कलर है, और नीला कलर स्कैटर ज्यादा होता है, इस वजह से ही हमारा जो पृथ्वी है वो नीली नजर आती है, क्योंकि पानी का परसेंट 71 है। और ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं वो सारे रेड के इस वजह से होते हैं, क्योंकि रेड की जो लाइट है वो सबसे कम क्या होती है, स्कैटर होती है। अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ। तो टेस्ला किसकी यूनिट है? ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो हमने क्या ले रखी है, टेस्ला ले रखी है। तो ए क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, ये टेस्ला जो है इंडक्शन की है, ये इंडक्शन की नहीं, इंडक्शन की तो फेराडे है। ठीक है। तो इसका चौथा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोस्ट आयरन में जो कार्बन है उसका कितना परसेंटेज होता है? तो 3 to 5% होता है। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द डैमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द रेडिएशन, हमारी बॉडी पे रेडिएशन पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डैमेज होता है। तो उसको हम किस में नापते हैं? तो REMS में उसको नापा जाता है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम क्या होता है? भारत सरकार ये बोलते हैं किसानों को, भाई आप अपनी फसल उगाओ और भारत सरकार आपको एक मिनिमम वैल्यू देगी, उतने पैसे भारत सरकार आपको देगी। तो वो कह रहा है जो मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, MSP की जो शुरुआत हुई थी वो कौन से साल से हुई थी? तो बेसिकली क्या है, जब हम भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर भारत में फूड ग्रेन्स की कमी थी, भारत में फूड ग्रेन्स की कमी थी। और इसको देखते हुए, ठीक है, इसको देखते हुए, फूड ग्रेन्स की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने गेहूं और चावल की HYV सीड्स लेकर आए और उनका प्रोडक्शन बढ़ाया, उनका प्रोडक्शन बढ़ाया। और FCI के गोदाम स्थापित करे, सरकारी मंडियां स्थापित करी, जिनमें किसान क्या कर सकता है, अपनी फसल को बेच सकता है। इस हरित क्रांति के फाउंडर के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। और भारत सरकार ने बोला MSP जारी होगी, और MSP की जो शुरुआत हुई थी तो वो 1966 और 1967 में भारत में MSP की शुरुआत हुई थी। ठीक है, MSP की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो ये ऑप्शन है यहाँ पर ये गलत है, 1966 और 1967 सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे 1974 ये गलत है। टोटल असेंबली सेगमेंट इन दिल्ली आर। तो पूछ रहा है, देखो दिल्ली, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट है? तो अगर हम बात करें तो दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट है, और राज्यसभा उसके क्या बोलते हैं, लोकसभा की 7 सीट है, और राज्यसभा की 4 सीट है। ठीक है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा है, 403। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट की बात करें तो यूपी में ही है, 80। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट की बात करें तो यूपी में ही है, 31। ठीक है। और सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीट भी सबसे ज्यादा यूपी में ही है, कितनी? 100। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दिल्ली है वो एक यूटी के रूप में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, संविधान के अंदर कौन सा सुधार हमें करना पड़ा था जिसके द्वारा हमने दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, जिसमें चुनाव होते हैं। ट्रांजिशन आयन एब्जॉर्ब लाइट। तो जो ट्रांजिशन आयन है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं किस रीजन में? तो जो विजिबल रीजन होता है उसमें ऐसा करते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वर्चुअली ट्रीलेस स्पार्स वेजिटेशन इज फाउंड।
इनमें से कौन सी ऐसी है जहां पर पेड़ कम होते हैं और वेजिटेशन कम होते हैं, ऐसे कौन सी जगह है? ठीक है, क्या टैगा है, क्या अल्पाइन है, या टूंड्रा है? तो टूंड्रा वो जगह है जहां पर क्या होता है, पेड़ों की संख्या कम होती है और वेजिटेशन भी कम होता है। फ्लाई व्हील इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम इंजन बिकॉज फ्लाई व्हील जो है वो भाप के इंजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इंजन को सेम स्पीड में बनाए रखने में मदद करता है, इंजन को सेम स्पीड में बनाए रखने में मदद करता है। सोयल फैक्टर आर अदरवाइज नोन एज, तो कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए, यानी कि मौसमीय जो कारण होते हैं, ठीक है, कि जो मौसम में जो कारण होता है वो एक तो हो गया वो क्लाइमेटिक फैक्टर, एक हो गया फिजियोग्राफिक फैक्टर, ठीक है, और बायोटिक होता है जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जीवन से जुड़े हैं वो आपके बायोटिक हो गए। तो कह रहा सोयल फैक्टर जो होगा वो किस में आएगा, तो सोयल जो फैक्टर आएगा वो एडिफिक फैक्टर में आ जाएगा, जो आपको हम क्या करता है, प्रभावित करता है। हु बेनिफिट द मोस्ट ड्यूरिंग अ इन्फ्लेशनरी पीरियड, महंगाई महंगाई इन्फ्लेशन कब होता है, तो इन्फ्लेशन के लिए दो चीजें होती हैं, ठीक है, जब क्या हो जाए, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई कम हो, ठीक है, तो एक तो इन्फ्लेशन वो उस वजह से होती है, ठीक है। तो अगर ऐसे, और दूसरी जो इन्फ्लेशन होती है वो होती है कि भाई लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ गई, तो इसलिए लोग डिमांड करने आ रहे हैं, तो वो चीज तो अच्छी होती है। लेकिन लोगों की परचेसिंग पावर नहीं बढ़ी और फिर महंगाई बढ़ गई, वो सोसाइटी के लिए खतरनाक होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन होगा तो किसको फायदा होगा, ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन होगा तो सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो क्रेडिटर्स को होता है, जिन्होंने उधार दिया था, ठीक है, उसको फायदा होता है। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ स्तूप, इनमें से कौन सी जगह है जहां स्तूप नहीं है, तो सांची स्तूप क्या है, बौद्ध धर्म के अंदर जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई तो उनकी अस्थियों के ऊपर ऐसे एक गोलनुमा, ठीक है, एक गोलनुमा आकृति बनाई गई जिसको स्तूप कहा गया। और सबसे पहला स्तूप जिसका कनेक्शन पता चला कि बौद्ध धर्म से है वो था सांची स्तूप। ऐसे एक बरहुत में स्तूप है, एक धामेक में स्तूप है, ठीक है, तो किस जगह पर स्तूप नहीं है, तो रांची में स्तूप नहीं है। और एक था अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप का ये कनेक्शन नहीं पता चला कि ये बौद्ध धर्म से है, इसलिए लोग क्या करे, वहां के जो चीजें थी उनको उखाड़ कर ले गए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की भोपाल की जो दो बेगम थी उनका इंपॉर्टेंट रोल है, और कौन से ब्रिटिशर का सांची स्तूप को संरक्षण में बहुत ज्यादा रोल है, और ये ही जिनका रोल है वो ही भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं, तो जिसपे दही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, द प्लांट विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन ऑफ डेजर्ट, ऐसे प्लांट जो कम पानी पर भी उग जाते हैं, ठीक है, जहां पर जिनको कम पानी की जरूरत होती है और कम पानी पर भी इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, ऐसे प्लांट को जीरोफाइट कहा जाता है। ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है ऐसे प्लांट को। फाइट कहते हैं, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कपलिंग एंड रिपल्सन आर द टू स्टेट्स ऑफ, तो कपलिंग और रिपल्सन कौन सी दो स्टेज है, तो ये लिंकेज की दो स्टेज है, एक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, लिंकेज की दो स्टेज है आपकी कपलिंग और रिपल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर, तो फ्रेश जो वाटर है वो किस टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, जम जाता है, तो ये कौन सा होता है, 0 डिग्री। और किस पर ये भाप में बदल जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में बदल जाता है, तो ये होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। द स्टेमन आर फ्यूज विद ईच अदर बाई एंथर एंड ऑल्सो विद द पेटल्स इज नोन एज, तो बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होता है,
यानी कि स्टेमन्स होते हैं और एंथर्स होते हैं। तो ये जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो कॉम्पेसेट बोलते हैं इसको। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज, देखो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी। इसके अलावा वायरस की वजह से पोलियो नाम की बीमारी होती है, और गोइटर जो बीमारी है, ठीक है, गोइटर बीमारी अगर आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाओगे और पिट्यूटरी जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन ग्लैंड अगर प्रॉपर ये नहीं करेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको गोइटर नाम की बीमारी हो जाएगी। और जो रिकेट्स है, ठीक है, रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है आपकी, ठीक है, किससे, आयरन की कमी से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एन ऑटोबायोग्राफी आपसे पूछेंगे किसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम एन ऑटोबायोग्राफी है, तो जवाहरलाल नेहरू। और ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो किसके द्वारा, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म किसमें पाया जाता है, देखो डेमोक्रेटिक जो स्टेट्स होते हैं वहां पर लोगों की चलती है, टोटलिटेरियन जो स्टेट्स होते हैं वहां पर सरकार की चलती है, ठीक है, यानी कि ऑथोरिटेरियन वहां पर व्यवस्था पाई जाती है। जो सोशलिस्ट होते हैं वहां पर जो स्टेट है वो कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर स्कीम लाने की लोगों के बेनिफिट के लिए। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा है आपका ऐसा कौन सा है, कम्युनिस्ट स्टेट, ठीक है, कम्युनिस्ट स्टेट को क्या बोलते हैं हम, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ये कहाँ देखने को मिलता है, रशिया में देखने को मिलता है और चाइना में देखने को मिलता है कम्युनिस्ट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, तो जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है वो भारत को क्या कहता है, तो भारत के इसमें लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट फर्स्ट है इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 आर्टिकल है, और ये कहते हैं भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, और ये जो यूनियन जो स्टेट है, ठीक है, ये फ्री है, ये भारत को चूज करने को लेकर क्या है, फ्री है। ये क्या कर सकते हैं जब चाहे, मतलब कि ये क्या कर सकता है, यहाँ इनको इनसिजेशन राइट नहीं है, अमेरिका की तरह नहीं है, कल को न्यूयॉर्क अगर अमेरिका से अलग होना चाहे तो वो हो सकता है, लेकिन भारत का कोई भी स्टेट भारत से अलग होने की मांग नहीं कर सकता। तो इनके पास नो सिजेशन राइट है और ये यूनियन ऑफ स्टेट बना हुआ है। और जो इस यूनियन में 3 चीज है, एक तो स्टेट है यानी कि राज्य, एक यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा एक्वायर्ड यानी कि हम युद्ध के द्वारा और किसी एग्रीमेंट के द्वारा कोई क्षेत्र को अपने भारत में ले लेते हैं, तो वो तो आ जाता है तीसरे क्लॉज के तहत जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। द शैडो कैबिनेट इज द फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ, तो शैडो कैबिनेट, ठीक है, शैडो कैबिनेट कौन से देश का फीचर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ब्रिटेन के अंदर फीचर है। ब्रिटेन में 2 हाउस होता है, एक हाउस ऑफ कॉमन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड, और एक रॉयल फैमिली होती है। तो एक्चुअली जो यहाँ पर क्या होता है कि कहने को तो रॉयल फैमिली की चलती है, यानी कि हेड एक्चुअली देखा जाए डॉक्यूमेंट में तो ये रॉयल फैमिली हेड होती है, लेकिन जो एक्चुअल हेड है वो किसके पास होता है, एक्चुअल जो पावर होती है वो आपकी पार्लियामेंट के पास होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, शैडो कैबिनेट के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम यूएसए की बात करें तो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का ही है 1776 में, 50 स्टेट यहाँ पर है। यहाँ का राष्ट्रपति सिर्फ 4 साल के लिए छांटा जाता है और एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार यहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। फ्रांस की रिवॉल्यूशन जो हुई थी 1789 में, इससे हमने 3 नारे दुनिया को मिले थे, राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जापान, एशिया के अंदर जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश का है तो वो जापान का है, ठीक है। और अपनी हिरोशिमा और नागासाकी में जो 2 बम गिरे थे, लिटिल बॉय और फैटमैन, उसके बाद से एक उभरती हुई इकोनॉमी के रूप में, ठीक है, आया है कौन, आपका उभर कर आया है कौन, जापान, जो अपने हार्ड वर्किंग के लिए जाना जाता है। 22वें क्वेश्चन की बात करें, कौन सा नेशनल हाईवे को शेरशाह सूरी के मार्ग से के नाम से जाना जाता है,
तो एक आपके लोधी डायनेस्टी के बाद, लोधी डायनेस्टी के बाद मतलब जब हुमायूं को हराकर, हुमायूं 1530 से 1540 तक हुमायूं ने शासन करा, फिर दो बैटल में एक सूरी डायनेस्टी के शेर शाह सूरी ने हुमायूं को दो बार हराया। आपको उन दो बैटल के नाम बताने हैं, ठीक है। और इन दो बैटल के बाद हुमायूं यहाँ से 15 साल के लिए बाहर रहे। इस बीच में भारत में सूरी डायनेस्टी का साम्राज्य रहा, और शेर शाह सूरी ने एक रोड बनाई थी जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये पेशावर से लेकर कोलकाता तक हुआ करती थी, ठीक है, पेशावर से लेकर कोलकाता तक। फिर आजादी के बाद ये हमारे पास अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता, अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता, ये फिर हमारे पास आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो एनएमए की फुल फॉर्म है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। पीआईएल की फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि आप कोई जनहित का मुद्दा हो, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक कोरे कागज पे लिखकर सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो, आपका केस दर्ज हो जाएगा, इसको एनजीटी कहते हैं। एमएसपी मिनिमम नहीं, ये पीआईएल कहते हैं। और एमएसपी जो भारत सरकार प्रॉमिस करते हैं किसानों से कि आप सरकारी मंडी में इस कीमत पर अपनी फसल बेच सकते हो, वो एमएसपी कहलाता है। अगर बात करें एनजीटी की, तो एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फुल फॉर्म है। और ये एक ऐसी संस्था है जो किसी भी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट को परमिशन देती है, ठीक है। अगर कोई भी आप इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो तो आपको पहले एनजीटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, एनजीटी अगर अलाउड करती है तो ही आप उस प्रोजेक्ट को कर सकते हो। इस संस्था का नाम है एनजीटी। तो पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो एनजीटी वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड सजेस्ट। तो अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व क्या में मूवमेंट हो जाएगी, सप्लाई कर्व में क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा सप्लाई कर्व बनता है ऐसे, जो ये दिखाता है कि जैसे जैसे मार्केट प्राइस किसी वस्तु का बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदा होगा और वो ज्यादा सप्लाई करेगा, इसलिए सप्लाई कर्व ऐसे सीधा जाता है अपवर्ड। 25वें क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली सुल्तान कौन था जिसने जजिया टैक्स लगाया ब्राह्मणों पर भी, ठीक है, ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाने वाला। जजिया एक ऐसा टैक्स था जो मुस्लिम रूलर, ठीक है, नॉन मुस्लिम जो जनता थी उन पर लगाया करते थे। और इसमें क्या था, बाकी जो राजाओं ने तो लगाया लेकिन उन्होंने जो ब्राह्मण थे उनको इससे बाहर रखा। तो फिरोज तुगलक ऐसे शासक थे तुगलक डायनेस्टी के जिन्होंने क्या क्या करा था, ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाया था। बाकी क्वेश्चन की बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो जो आपने पद्मावत वाली जो कहानी देखी है वो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। और ये इनके पास मध्यकालीन भारत में सबसे बड़ी सेना थी जो सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित थी, और इनके जो पॉलिसी थी वो बाकी काफी ज्यादा हार्ड थी। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एक तो राजधानी को साउथ इंडिया में लाने को लेकर चर्चित है। इसके अलावा इन्होंने कम वैल्यू वाली करेंसी करी थी, उसके लिए चर्चित है। कश्मीर में कंट्रोल करने की कोशिश की, यानी कि जो भी इन्होंने पॉलिसी अपनाई मोस्टली वो फेल रही। और क्या बोलते हैं, ये दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे शासक थे। बलबन, ठीक है, बलबन आपके जुड़े हुए थे उससे गुलाम डायनेस्टी से, गुलाम डायनेस्टी से जुड़े हुए थे बलबन, ठीक है, जिन्होंने चालीसा को जो फोर्टीज थी उसको खत्म करा था, और काफी स्ट्रिक्ट इनकी भी पॉलिसी थी। तो ये था हमारा जीके का मॉडल टेस्ट पेपर। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, और जल्दी हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।